बार फिर से आप सभी का टीवी 100 में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। धर्म केस खास कार्यक्रम में एक विशेष मुद्दे के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। जिस तरह से पूरे देश भर में देखा गया है, गुरुवार का दिन संसदीय इतिहास के लिए बेहद अहम दिन के रूप में रहा। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया गया, लेकिन जैसे ही सदन की कार्यवाही को शुरू किया गया, प्रश्नकाल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों के नाम पुकारे और समूचा विपक्ष एकजुट होकर के हंगामा मचाने लगा। राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट से कई सदस्य असहमत हैं और उन नोटों को हटाना और हमारे विचारों को दबाना सही भी नहीं है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। असहमति रिपोर्ट को हटाने की दिशा में पेश की गई किसी भी रिपोर्ट में निंदा करता हूं। हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार ही नहीं है तो उसे वापस भेजा जाना चाहिए और फिर से पेश किया जाना चाहिए। ये आरोप लगाए गए हैं, ये बयान दिया गया है विपक्ष के नाते। संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले ही चरण का आखिरी कामकाजी दिन। इस दौरान वक्फ विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त सदस्यीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी गई। लोकसभा में इसे दोपहर 2 बजे तक के बाद पेश कर दिया गया, जबकि राज्यसभा में दिन की कार्यवाही शुरू होते ही उस वक्त ही इसे पटल पर रखा गया था। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और साक्ष्यों का रिकॉर्ड सदन के पटल पर रखा और इससे पहले राज्यसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्षी दलों के भारी हंगामा भी शुरू खड़ा कर दिया। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी की मेधा विश्राम कुलकर्णी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई और रिपोर्ट पेश होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल सहित कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और खड़ा कर दिया। हंगामा कर रहे सांसद आसन के निकट आ गए और नारेबाजी भी करने लगे। हालांकि हंगामे के बीच भी सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह राष्ट्रपति का एक संदेश सदन में पेश करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन में व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए अपील की। हालांकि इसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति ही नहीं दी। अब ऐसे में धनखड़ ने कहा है कि भाजपा की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति पद पर आसीन पहली आदिवासी महिला का संदेश है और इसे सदन में पेश न होने देना उनका अपमान होगा। धनखड़ ने हंगामा कर रहे सांसदों को व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की और उन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी। हंगामा जारी देखते हुए उन्होंने सदन की कार्यवाही 11:20 तक स्थगित कर दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट से कई सदस्य असहमत हैं। सिर्फ वही नहीं है, बल्कि अन्य विपक्षी दल भी उनके साथ शामिल हैं जिनकी इस पूरी रिपोर्ट पर असहमति है। उन नोटों को हटाना और हमारे विचारों को दबाने का सही नहीं है कहा। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। असहमति रिपोर्ट को हटाने के बाद पेश की गई किसी भी रिपोर्ट की मैं निंदा करता हूं। इस तरह का उनके द्वारा बयान दिया गया। विपक्षी के नाते ऐसी फर्जी रिपोर्ट को कभी स्वीकार विपक्ष नहीं करेगा। अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार ही नहीं है तो उसे वापस भेजा जाना चाहिए। वापसी भेजने को लेकर के विपक्ष ने यहां पर बात की है और ऐसे में संयुक्त सदस्यीय समिति की जो रिपोर्ट थी वो बीती 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की समीप में सौंप दी गई थी, जहां इस समिति की 655 प्रश्नों वाली इस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया गया था। नई रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ओर से भी सुझाए गए सुझाव शामिल हैं। विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक करार दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा। बीजेपी सांसदों ने इस पूरे बात पर भी खासा जोर दिया था कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा। समिति ने भी भाजपा सदस्यों की ओर से प्रस्तावित सभी संशोधन को स्वीकार कर लिया और विपक्षी सदस्यों के संशोधन को खारिज कर दिया। ऐसे में समिति ने शामिल विपक्षी सदस्यों से इन तमाम हालातों का जायजा लिया और वक्फ संशोधन विधेयक के सभी 44 प्रावधानों को लेकर के संशोधन को प्रस्ताव रखा था और दावा यह किया गया था कि समिति की ओर से प्रस्तावित कानून विधेयक के दमनकारी चरित्र को बरकरार रखेगा और मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी प्रयास करेगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद
8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा, जिसके बाद विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े हुए मुद्दों और चुनौतियों का सामना करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। विधेयक पर विचार करने के लिए बनी हुई संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी और इसकी रिपोर्ट बीते दिन गुरुवार को राज्यसभा के पटल पर यह रखी गई थी। यहां बिल को सत्ता पक्ष के सांसदों ने अल्पसंख्यकों के हित वाला भी बताया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने यह दावा भी किया कि वे असहमत हैं और उन्होंने डिसेंट नोट नहीं दिया। हालांकि ये वह विचार है और ऐसे में सदन की कार्रवाई हंगामेदार रही। तो इस तरह से वक्फ संपत्ति को लेकर के जिस तरह पर सदन के पटल पर प्रावधानों को रखा गया, उसको लेकर कई समस्याएं, अटकलें और बीते दिन देखने को मिली है। चलिए आज के इस पूरे खास मुद्दे को लेकर चर्चा विषय में हमारे साथ हमारे आज के अतिथि जुड़े हैं। साध्वी गीतांबा तीर्थ जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, रीना एन सिंह अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हैं, हाजी नाजिम खान प्रवक्ता पीस पार्टी से और शबनम खान जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप चारों ही अतिथियों का टीवी 100 में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करेंगे साध्वी गीतांबा जी से। जिस तरह से साध्वी जी देखा जा रहा है, वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से सत्ता में रहने वाली सरकार के द्वारा इस प्रावधान को मंजूरी देने के लिए पटल पर रखने का काम किया गया, लेकिन उससे पहले जिस तरह जेपीसी की पूरी कमेटी बनाई गई, जेपीसी में पक्ष और विपक्ष के तमाम वो संसदीय लोगों को आमंत्रित किया गया, उनके सुझाव माने गए, फिर क्या ऐसी कल वजह रही है कि हर बार की तरह कल वक्फ बोर्ड को लेकर के जब पारित किया जा रहा था बिल, तब हंगामे की स्थिति निर्मित विपक्ष ने कर दी? ये हमदर्दी का एक नाटक है कि हम बड़े हमदर्दी हैं, मुसलमानों के पक्ष में है, ये है वो है। अरे आप बोर्ड को कंप्लीट तो होने दीजिए पहले। अगर वो कंप्लीट होगा तभी तो। हर जगह तो अवैध संपत्ति है, इनकी निजी संपत्ति तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, न इनका कहीं कागज दिखाई दे रहा है, न इनका कहीं कोई ओरिजिनल चीज दिखाई दे रहा है। पहले उनको एक कानून के दायरे में तो आने दो। उसके पहले ही लोगों के अंदर दर्द हो जा रहा है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि हम इतना हल्ला कर दें कि मुसलमान हमारा वोट बैंक कटे ना। तो अब मुसलमान भी धीरे धीरे पढ़े लिखे हो रहे हैं, उनको भी समझ आ रहा है कि कहाँ ये गलत है, कहाँ ये सही है। तो इस तरह से उनको समझाने की कोशिश न करके जो ये लोग हल्ला कर रहे हैं, अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। लेकिन सच तो यही है कि इस पर अच्छे से एक कानून बने, जो एक वैध चीजें हैं वो हो। अवैध तरीके से हर जगह बन जा रहा है इन लोगों का वो क्या बोलते हैं, जहाँ इन लोगों की शिक्षा दीक्षा होती है, मदरसा। तो जो मदरसा जी धन्यवाद। तो जहाँ हर जगह ये लोग मदरसा बना दे रहे हैं, हर जगह बोर्ड की जमीन दिखा दे रहे हैं और कहीं इनका कागज आ ही नहीं रहा है। हर जगह बोल दे रहे हैं कि दान की जमीन है। अरे दान की जमीन है तो दान की जमीन का भी तो कुछ कागज होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर ये कानून संसद में पेश हो रहा है और उसको सांसद लोग बहुमत से पारित कर रहे हैं, तो विपक्षियों को करना चाहिए। तो विपक्षी अपने वोट बैंक को बनाने के लिए अभी भी ये मुसलमानों को मूर्ख ही समझ रहे हैं, जबकि हाँ ज्यादातर इनका यूज ही किया गया है, इनको समझाया ही नहीं गया है। तो अब समझाने की बारी है, तो इनको भी समझना चाहिए, सामने आना चाहिए कि नहीं, पहले इसका एक बिल पास हो और उस बिल को लेकर के कम से कम ये लोग कोर्ट कचहरी जाएं। जबान से थोड़ी कुछ होता है, जबान से ये लोग दौड़ रहे हैं कोर्ट कचहरी, कुछ नहीं हो रहा है। इनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, इनके मदरसे गिराए जा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए गिराए जा रहे हैं कि कहीं भी इनके पास कागज नहीं है। तो कहीं भी अगर आप अवैध रूप से कब्जा करेंगे, तो अगर वो सरकारी जमीन होगी या किसी अन्य की जमीन होगी, तो उस पर तो भाई जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी और शायद इसी के लिए ये पूरा जो बिल पेश किया गया है, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हालांकि विपक्ष का काम ही होता है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। जी साध्वी जी आपके पास लौटते हैं। हाजी नाजिम जी, आपसे रुक करना चाहूंगा। जिस तरह से कल का दिन हंगामे की स्थिति में देखा गया, विपक्ष लगातार हमलावर रहा और उसने नोट से स्वीकार न करने की बात कही है और एक बार फिर से इसको पूरी जानकारी साझा करने की बात स्पष्ट की जा रही है। तो ऐसे में जो विपक्ष दाव खेल रहा है, मुस्लिम के हितों को साइड में रखते हुए फोकस अपना जमाने का काम कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सत्ता को काम न करने देना। लेकिन क्या जो उसके द्वारा मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ऐसे में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए क्या ये फायदेमंद साबित होगा, या सत्ता पक्ष ने जिस तरह के मोहरों लगाई गई हैं
उनको लेकर के मुस्लिम समुदाय आगे होगा? हाँ शुभम भाई, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ शुभम भाई, देखिए जिस तरीके से जेपीसी की एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर वहां पर इस तरीके का मामला रखा गया था वक्फ बोर्ड को लेकर। अब उसमें देखिए सांसद भी थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ था कि वही सांसद जो थे शामिल उस मीटिंग के अंदर, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको अनदेखा करा गया, उनको सुना नहीं गया। तो ये फिर जेपीसी की अगर आपको एक रिपोर्ट तैयार करके देनी है जेपीसी को, तो फिर आपने उन जो सांसदों को सस्पेंड जो किया था, आपको उन सांसदों को इसमें शामिल करने की जरूरत नहीं थी। जब आपको एक तरफा ही सारी रिपोर्टें तैयार करके देनी थी, तो देखिए विपक्ष की नाराजगी बिल्कुल जायज है। और रही बात ये कि अभी जिस तरीके से मैं मोहतरमा को सुन रहा था, अब मोहतरमा कह रही थी कि ये जो हर जगह मदरसे बना देते, भाई हर जगह मदरसे लीगल तरीके से बनते हैं, कहीं लीगल नहीं है, कहीं भी लीगल नहीं है। आप कहीं भी कोर्ट कचहरी हर जगह आपका कागज किया, लेकिन कहीं आप नहीं आए, कहीं भी नहीं आ पाए। अगर आप आए होते तो इस तरह से नहीं गिरा था आपका मस्जिद। मंदिर भी खड़े रहते, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। नहीं, हर जगह आपने ऑब्जेक्शन उठाया, वो आपकी आदत है, लेकिन कहीं भी आपने कागज दिया ही नहीं, कहीं कंप्लीट नहीं आपका कागज, और नतीजा भी सामने आ रहा है। आपको कैसे पता हमारे पास कागज नहीं है? आपको ईश्वरीय शक्ति का पेपर नहीं, पेपर हम नहीं पढ़ते हैं, हम पेपर नहीं पढ़ते हैं कि हम न्यूज नहीं देखते हैं। जब आपके पास रहता तो कोर्ट में जाते नहीं। आपका इतना बड़ा मदरसा गिराया जा रहा है, क्यों गिराया जा रहा है भाई? फर्जी बातें मत कीजिए। मोहतरमा नहीं कहिए, हमें सादगी किताबा तीर्थ कहिए, मोहतरमा नहीं कहिए प्लीज। आप हमको मोहतरमा मत कहिए। बिल्कुल, जिनका सम्मानीय दर्जा है उसको उसी तरह से हाजी जी हमको मोहतरमा नहीं कहिए आप। तो हाजी जी जी, हाजी जी आपके पास चलिए, आपके पास लौटते हैं। शबनम जी का रुख कर लेते हैं, समाज सेवी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबनम जी, जिस तरह से स्थितियां देखी जाए, यहाँ मुस्लिम समुदाय को अलग रखते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर बात करते हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा मुसलमानों के हितों का क्या हनन किया गया है, या उन्हें फायदा देने के लिए वक्फ बोर्ड की कल की जो स्थितियां रही हैं, इसको किस तरह से देखा जा सकता है? बहुत शुक्रिया। सारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत। मैं इस तरह से देख रही हूं इसको कि विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है। सारा टाइम तो आपने मुसलमानों का शोषण किया है, सारा टाइम जितना भी दूसरी सरकार रही, सारी जिंदगी आपने मुसलमानों को देश की मुख्यधारा में नहीं जुड़ने दिया है। वक्फ बोर्ड का नाम लेकर आपने कब्रिस्तानों तक पे कब्जा करके रखा हुआ है। मुसलमान मुझे बताएं कि जो मेरे भाई बंधु मुस्लिम हैं, जो गरीब तबका है, उनके लिए आप मुझे 2-4 स्कूलों के नाम बता दीजिए, जो भी बताना चाहे आकर, कि देखिए यहाँ गरीबों की पढ़ाई हो रही है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी। सबसे पहले तो मैं एक चीज बोल दूं आपके माध्यम से सारे व्यूअर्स को भी और अपने को पैनलिस्ट को भी, भारत की जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। वो क्या कारण रहे, किस लालचवश बनाया गया, ये अलग पहलू है, उस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं कि मुसलमानों की वोट लेने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र में मुसलमानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई दूसरी पार्टियों ने। तो मुसलमानों को तो हमेशा के और बरगला के रखा गया है। आज अगर मुसलमानों का दिल खुल रहा है, दिमाग खुल रहा है, और कोई सरकार उनको गरीब तबके को स्कूल प्रोवाइड करना चाहती है उन जमीनों में, आर्थिक रूप से संपन्न करना चाहती है उन जगहों में, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपको इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि जब मुसलमान ये समझ लेगा मेरे लिए, हाजी जी आपके पास बिल्कुल आएंगे, आपके पास बिल्कुल आएंगे, कौन लेकर गया, मुझ गरीब तक सुविधाएं किसने पहुंचाई, तो आपका वोट बैंक छिटक जाएगा। बस इतनी सी बात है जो विपक्षी इतना उछल रहे। ठीक है शबनम जी, आपके पास लौटेंगे। रीना एन सिंह अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जिम्मेदारी इनके हाथ में होती है। किसी भी तरह के इस तरह के मामले होते हैं या विवाद की स्थितियां निर्मित होती हैं, सत्ता पक्ष को सुनना और विपक्ष को सुनना। और शायद रीना जी को मैं इसीलिए वेटिंग पे रखा था ताकि हर एक तरह से पहले अपडेशन और अपग्रेड हो जाए। इसके बाद अब रीना जी स्थितियां किस तरह देखी जा सकती हैं, अगर मान ली जाए कि उच्च न्यायालय तक अगर इस तरह के मैटर जाते हैं, हंगामे की स्थिति जिस तरह पटल पर देखी गई है, तो विवाद इस पद कहां क्लियर हो सकता है? क्या सत्ता पक्ष यहां गलत है या विपक्ष जबरदस्ती बौखलाहट के कारण यहां पर अपने आप को हावी बनाने के लिए अरगलन बातें कर रहा है? देखिए, जब वक्फ एक्ट बनाया गया 1995 में, तो अगर हम उसकी संवैधानिकता को देखें तो ये जो हमारा देश एक जो सेक्युलर स्टेट है, तो ये तो सेक्युलरिज्म पर क्लियर आधार है कि एक तरफ तो अभी तक जितनी भी सरकारें थी, जब से देश आजाद हुआ
आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। भेदभाव तो पिछली सरकारों ने खुद किया है। और अगर आज जैसे जेपीसी के अंदर मीटिंग को नहीं होने दिया जा रहा, सदन में ऐसा हंगामा हो रहा है, तो इससे तो कोई रास्ता निकलेगा नहीं। अब जो विपक्ष है उसको चाहिए कि उसके जो मुद्दे हैं वो सामने रखे। अब जो सरकार उसके अंदर उन पॉइंट्स को ऐड ऑन करना चाहती है तो वो एक बातचीत के उससे ही सुलझेगा। लेकिन रीना जी, आपको रोकना चाहूंगा। आपने भी देखा है कि जेपीसी का गठन ही इसीलिए हुआ है ताकि सर्वदलीय लोग इसमें शामिल हो सकें। तो सभी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को मौका दिया गया है। इन्होंने उस मौके का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि जब सत्ता पक्ष अपनी बातें रखता है तो विपक्ष हावी हो जाता है और विपक्ष अपनी बातों को यहां महलाने के लिए स्पष्ट रूप नहीं देता है। देखिए, बिल्कुल शुभम जी, देखिए जो अब ये जो वक्त का अमेंडमेंट बिल आया है, इसमें जो सबसे बड़ी जो पॉइंट है जिसपे विपक्ष को एतराज है वो ये है कि अब से पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड को जहां पे मन करता था वहां पे ये कह देता था कि ये जमीन हमारी है। जिला प्रशासन का वहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था क्योंकि आपने अपने वक्फ ट्रिब्यूनल, स्टेट ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट वक्फ अलग से अपना सब कुछ बना रखा था। आपने वक्फ बोर्ड में। रीना जी, आपकी इस चर्चा को लेकर के हाजी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आपके पास ही लौटते हैं। हाजी जी क्या कहना चाहते हैं? काफी देर से आप सिग्नल दे रहे हैं जी। हाँ शुभम जी, देखिए जो हमारी अधिवक्ता मोहतरमा बैठी हुई है, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर इनकी बात में अगर ज्यादा सा दम होता तो महाराष्ट्र में एक उद्योगपति थे जो एक वक्फ बोर्ड की जमीन पे उन्होंने इतना बड़ा आलिशान महल बना के तैयार कर दिया, उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए इनके जब वक्फ बोर्ड की जमीन पे अगर आप कब्जा करेंगे तो देखिए नाज़रीन जी, आपने तो अलग हाई कोर्ट की जमीन को ही वक्फ की जमीन कह दिया था। आपने तो ताजमहल को वक्फ बोर्ड की जमीन कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ताजमहल के पेपर दिखाइए। तो जब मैं अपनी बात करती हूँ तो आप बात को पूरा बोलने दीजिए। और दूसरा क्या है, देखिए मैं अपनी बात को पूरा कर अभी तक। अब देखिए दूसरी बात ये आती है कि जिस तरीके की बात आप कर रही हैं, अगर करेक्ट में बात करती तो ज्यादा अच्छा। ये बोर्ड की जो जमीन जिला प्रशासन एक एक करके ये आपको जिला प्रशासन को जेपीसी जो अमेंडमेंट बिल आया है वहां पे ये है कि जिला प्रशासन को एक हक दे दिया है कि वक्फ की प्रॉपर्टी आप तब डिक्लेयर करेंगे कि पहले प्रशासन अप्रूव करेगा, एसडीएम डीएम अप्रूव करेगा। अगर आप कोई जमीन खरीदते हैं तो पहले उस पर स्टैंप ड्यूटी देते हैं। ऐसा नहीं करते कि भाई ठीक है आपकी जमीन है आज से हमारी होगी, वो स्टैंप ड्यूटी दी जाती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ता है। अभी तक जितना बड़ा लैंड ओनर, देश का सबसे बड़ा लैंड ओनर वक्फ बोर्ड बना हुआ है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान शोषण का शिकार है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको तथ्यों के साथ चलना होगा और संविधान से चलने वाली सरकार है, बिल्कुल कानूनी रूप से हो रहा है, आप उसमें भागीदारी कीजिए। आपके एमपी एमएलए चुन करके आते हैं, आप अपना प्रतिनिधित्व कीजिए, जेपीसी बैठिए, आप अपनी बात रखिए, जिसपे आपको ताज्जुब है उसको आप अपने तरीके से आगे वो करिए। बिल्कुल हाजी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है वक्फ बोर्ड को जिस तरह से मंजूरी देने का काम किया गया है, ऐसे में मुसलमानों को वैसे क्या दिक्कतें हो सकती है? क्योंकि यहाँ तो प्रावधान संवैधानिक रूप से जांच को लेकर के, या आप जमीन को लेते हैं तो वहां पर डीएम के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी लगा करके उन पर चिंतन किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, सर्चिंग किया जाएगा। तो ये तो खैर वाकई संविधान के तौर पर अच्छी पहल है। इसमें निराशा की किस बात की भाई? हाँ सुबह में देखिए, अब मैं आपको बताऊं, देखिए मेरा मुल्क संविधान से चलता है। जिस तरीके से अभी अधिवक्ता जी ने भी कहा, तो देखिए मुल्क तो संविधान से ही चलेगा और हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि संविधान के अकॉर्डिंग अपनी बात को रखें और संविधान के तहत ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। और जिस तरीके की बात इन्होंने जेपीसी के माध्यम से कही है, तो मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि विपक्ष को पूरी तरीके से सुना नहीं गया। विपक्ष को सुन लीजिए, सुन लीजिए हाजी जी, थोड़ा बता दीजिएगा, संवैधानिक बता दीजिएगा। संवैधानिक क्या हो गया वो भी तो बताओ। क्या हाँ सुन तो लीजिए, संविधान से ही चल रहा है, संविधान के माध्यम से ही सब कुछ पटल पर आ रहा है, संविधान के माध्यम से ही मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है, संविधान के माध्यम से ही जो आक्रांताओं ने मंदिरों पर कब्जा किया और उन पर मस्जिद बनाई या जो भी बनाया, वो ही सही चीजें जो भारत की थी भारत में लाई जा रही है। ये संवैधानिक ही हो रहा है भाई। नाजिम भाई, आप वर्षों बरस क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हो? क्यों मुसलमानों को देश के साथ नहीं चलने देते हो? कहते हैं आपको पिटता बेचारा गरीब मुसलमान है हर जगह। आपकी भाषा, यहाँ पर आप जो कह के जाते हो, सब लोग सोचते हैं मुसलमानों का यही विजन है। आप कहकर जाओगे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है सारी, क्यों है? भारत की संपत्ति है सारी।
भारत के संविधान के हिसाब से ही भारत की संपत्ति है कि नहीं है? आप बताइए, इसमें असंवैधानिक का एक पॉइंट बता दीजिए मुझे, असंवैधानिक क्या है ये नहीं बताएंगे। मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी आपको थोड़े दिन बाद। मुस्लिम समुदाय जागरूक हुआ है, मुस्लिम समुदाय आपसे सवाल कर रहा है, कहाँ है मेरा स्कूल, कहाँ है मेरा स्कूल, कहाँ मुझे शिक्षा दोगे आप लोग? कब्रिस्तानों पे तो आप बैठे हो जमकर, सारी मलाई रोटियां आप खा रहे हो, मोटे मोटे पेट करके मौलाना मजे ले रहे, वो भी चंद मौलाना, वो जो आलिम फाजिल है वो तो आते ही नहीं है बाहर। आप लोगों ने अपनी मोनोपोली बना रखी है, आप लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा देने के लिए ये सब बिल्कुल। शबनम जी, यही सवाल मेरा भी था। हाजी साहब, आप भी सुन पा रहे हैं जिस तरह से विपक्ष हावी हो रहा है और मुसलमानों के हितों को लेकर के हमेशा चर्चा कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ विपक्ष ही ये सारी मुसलमानों के लिए हितों की चर्चा करेगा? जो सत्ता पक्ष प्रावधान रख रहा है, जिसको मंजूरी दी रही है, तो क्या वो सब गलत चीजों को लेकर के बयान दिए जा रहे हैं? हाँ शुभम भाई, देखिए अभी मैंने शबनम जी को बहुत अच्छी तरीके से सुना। शबनम जी मेरे साथ अक्सर डिबेट पर रहती है, बहुत अच्छी है, बातें बहुत अच्छी करती है, सिर्फ बातें अच्छी करती है लेकिन दिखावे की बातें करती है। अब बातें आती है, हम काम करते हैं, आप आते हो सिर्फ टीवी वाले हो, आप 2 मिनट बोला, मुसलमानों के खिलाफ बात कही और घर निकल लिए भाई। शुभम जी, मेरी आपसे रीना जी सुन तो लीजिए, कि किसी महिला के ऊपर पर्सनल टिप्पणी ना करें। बिल्कुल, मर्यादा के भाव में भाई डिबेट में अपनी चर्चाओं को विषयांतर्गत करें। अरे शुभम भाई बोलने दीजिए, पेट दर्द होना लाजमी है। जब एक शबनम खान मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने निकलेंगी तो इनके पेट में दर्द होने दीजिए, बोलने दीजिए बड़े भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसों को सुधारना ही ठीक है। हाजी साहब, अपनी बात को चंद मिनट में कंप्लीट करिए। हाँ, देखिए मैं शुभम भाई, थोड़ा सा मैं जुमे की नमाज का भी वक्त है तो मैं बस 5-1 मिनट बाद लेफ्ट हो जाऊंगा। हाँ, अब देखिए, अब बात आती है मैन उस पर। देखिए शबनम जो मेरी बहन है, अब मैं बड़ा आदर करता हूँ इनका, और देखिए मुसलमानों की बातें बहुत हो रही है। मैं कहता हूँ भारत के अंदर सच्चा कमेटी की अगर रिपोर्ट लागू कर दी जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। अभी इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्कूल कहाँ है, अस्पताल का। मैं कहता हूँ कि आश्रम के पास कितनी जमीन है भाई, आश्रम के और मठ के पास कितनी जमीन है, उनसे भी तो सवाल कीजिए आप अपना जवाब दोगे। हाजी नाजिम जी, आप सवालों से बच रहे हैं, सवालों से बच पा रहे हैं। आश्रम वालों से पूछने निकल पड़ेंगे और अपने वक्त का जवाब नहीं देंगे। हाजी नाजिम जी, आप सवालों से बच रहे हैं। यहाँ आपको ये सवाल किया गया है कि आपने बताया कि असंवैधानिक तरीके से यहाँ पर इस चीज को देखा जा रहा है, वो चीज क्या असंवैधानिक है, वो कौन से असंवैधानिक है? जी हाँ शुभम भाई, देखिए ये जो बात असंवैधानिक बात चल रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि जब विपक्ष को आप सुनना ही नहीं चाहते तो फिर ये जो जेपीसी की रिपोर्ट आपने तैयार करके लोकसभा राज्यसभा में दिए थे, ये किसके लिए थे? अरे भाई, हमारे विपक्ष की भी तो बात सुन लीजिए, हम क्या चाहते हैं। हम लोगों को आप उसी तरीके से करें जिस तरीके से 2024 के अंदर आपने देखा होगा कितने सांसद एकदम लायन तारीख से सस्पेंड हुए थे, उसी तरीके से जेपीसी की रिपोर्ट में जब तैयार होकर फाइनल बातें हो रही थी, यहाँ पर भी सस्पेंड कर दी गई। अगर आपको सस्पेंड ही सांसदों को करना तो आप इन मीटिंगों में सांसदों को रखते ही काय को। और दूसरी बात, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है हमारे अपने बाप दादाओं की जमीन, ठीक है। अरे सुन लीजिए, जो हमारे बाप दादाओं की जमीन है, बाप दादाओं की जमीन जो है अल्लाह की राह में वक्फ कर दी है। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो मुसलमानों की जमीन है भारत के मुसलमान हैं आप या नहीं है? तो भारत के आप भारत के मुसलमान हैं या नहीं है? नाजिम जी, ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे। जैसे आपने बताया कि पीढ़ियों से मिली हुई संपदा है, तो क्या ये भारत के अनुरूप नहीं आएगी? भाई पीढ़ी भी तो भारत में ही रहने वाले होंगे ना। देखिए शुभम जी, रीना जी का सवाल ले लेते हैं। शबनम जी आपके पास आएंगे, पहले रीना जी का रुख कर लेते हैं। रीना जी, जिस तरह से संविधान में देखा जा रहा है, चाहे 1 पीढ़ी हो, 2 पीढ़ी हो या 3 पीढ़ियां हो, अगर भारत के मूल निवासी हैं तो क्या संविधान 1947 में जब लागू हुआ, 1950 में माफी चाहूंगा, उसके बाद से क्या ये पीढ़ियों की ही हिस्सेदारी कहलाएगी या संविधान के दायरे में आएगी? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा शुभम जी। यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीन है, मेजॉरिटी मोर देन 99% जो जमीन है वो खरीदी हुई जमीन नहीं है, ना ही वो एंसेस्ट्रल जमीन है। हाँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है उनके पास। बिल्कुल। और देखिए नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, अगर कोई भी जमीन का मालिकाना हक होता है तो वहाँ पे पेमेंट होती है, आप खरीद करके उसकी पेमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है, कहीं किसी को कोई पेमेंट नहीं हुई है। ये ऐसा कि एंसेस्ट्रल जमीन है, दादा लाई जमीन है और वो पुश्तैनी चली आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब आप कोई पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, जी ऊपर कोई स्टैंप ड्यूटी, शबनम जी आते हैं, आपके पास आते हैं, बिल्कुल कंप्लीट बात हो जाए रीना जी की।
सिर्फ एक ये है कि अगर कहीं पे अगर इसका जो एक मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर गांव में किसी का मकान है 1000 गज में मकान है और उसके साथ 30 गज का किसी मुस्लिम का मकान है, तो वो थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे भी दीवार तोड़ करके ये कह देते हैं कि हाँ जी ये पूरी वक्फ की जमीन है। इनका ये मैकेनिज्म है। यानी ये कहा जा सकता है रीना जी कि वक्फ के नाम पे अवैध संपत्तियों का नाम मोहर लगाई जाती थी और उसको मदरसा का नाम दे दिया जाता है। जी, और अभी जो आते हैं आपके पास भी आते हैं। हाँ जी जी आपके पास आते हैं। हाँ, मैं बस निकलने वाला हूँ, बस 1-2 मिनट है बस मेरे पास। चलिए रीना जी आपके पास फिर लौटेंगे, थोड़ा इनका सुन लेते हैं, रुक कर लेते हैं। हाँ जी जी शुभम जी, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए वक्फ बोर्ड को चयनित जो होते हैं चेयरमैन, उनको चयनित कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार करते हैं। और देखिए ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन ही वक्फ बोर्ड जो आता है, वहीं पे उनके चेयरमैनों की भी नियुक्ति होती है। तो अब ये बता दीजिए, जहां पर भी जमीनें होती है, अरे ये कह देते हैं कि वक्फ बोर्ड जहां हाथ रख देता है जमीन उन्हीं की हो जाती है वक्फ बोर्ड की। शुभम भाई, भारत के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ जी जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप और बहुत अच्छे से पक्ष रख रहे हैं। आपसे चाहेंगे कि थोड़ा समय और दीजिएगा, क्योंकि जब तक बात क्लियर नहीं होगी। हाँ जी जी सिर्फ आपका 10 मिनट कीमती, क्योंकि आपके वो 10 मिनट ना आपके समुदाय से लेकर के भारत तक आवाज पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के दर्शक हैं। लेकिन ठीक है, आपके भाई बस एक सवाल तो पूछ लेने दीजिए जी, फिर भाई नमाज के लिए चले जाएं, कोई बात नहीं। जी जी दादाजी ने आपको संपत्ति दी तो दादाजी के कागज तो है ना आपके पास? माफी चाहेंगे, अब इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि समय भाव उनका हुआ है और फिर कभी मौका पड़ेगा तो खैर उन्हें जोड़ा जाएगा। लेकिन आपकी बेमिसालगी ये देखने को मिली है कि असंवैधानिक का नाम देकर के जिस तरह से उनको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और वो सवालों से बचते नजर आए, साफ संदेश दिया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कि क्या मुस्लिमों को कितना जागरूक होने की आवश्यकता है और विपक्षियों के प्रति ध्यान देने की ना आवश्यकता है? शबनम जी। शुभम भाई, मुझे लगता है कि मुस्लिम बहुत ज्यादा जागा है, और अगर हम 2014 के बाद कहते हैं तो इनको मिर्ची लग जाती है, क्योंकि 2014 के बाद ही मुसलमानों को असल में हम क्या है, हम कौन है, हम भारतीय मुस्लिम हैं, ये समझ आना शुरू हुआ है। पहले ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते थे और मुसलमानों को एक दायरे में फंसा के रखते थे, मस्जिद, नमाज, वो सब है, हम भी करते हैं पूरी शिद्दत के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं हम, लेकिन जागरूक मुसलमान हैं। मैं भारत की मुस्लिम हूँ, मैं इन लोगों से सवाल पूछूंगी कि बताइए तो, भारत में रह के भारत की बात नहीं करेंगे? भारत में रह के कौन छोड़ गया था संपत्ति? थी तो मेरे भारत की ही ना, चाहे किसी ने भी वहां पर कब्जा किया हो तो मेरे भारत की संपत्ति भारत की ही रहेगी। बस इतने से जो मुसलमानों को थोड़ा और जागरूक करने की जरूरत है। अभी आप देख ही रहे, मैं अगर पॉलिटिकल बात भी करूँ आपसे तो पॉलिटिकल भी देखिए, धीरे धीरे मुसलमान इनको भगा रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे मुसलमान इनसे सवाल कर रहा है। मैं एजुकेट क्यों नहीं हो पाया? सारी जिंदगी तो मुस्लिम हितैषियों की सरकार रही है, सारी जिंदगी तो मुसलमान 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 करके उन्हीं का शोषण करते रहे, बहन बेटियों को पढ़ने तक की इजाजत नहीं, शोषण करते रहे और अपनी रोटियां सेकते रहे, हमेशा अनपढ़ रहे और हमारा झंडा उठा के चले। अब मुसलमान ऐसा नहीं, बदल रहे और हम बदल देंगे। बड़ी हमने 3 तलाक पे दुकानें बंद कराई हैं इनकी, और चीजों पे भी दुकानें, हलाला और सब चीजों पे दुकानें बंद कराई हैं इनकी। अब आप देखते रहिए कितना जागरूक होकर। बिल्कुल आपने देखा ये वक्फ का मामला, आपने देखा वक्फ के मामले में भी दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया, उस पर भी याचिका दायर कर दी गई है। तो ऐसे में कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। और शुभम भाई, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को, इसका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है रीना जी आपके पास आते हैं। सिर्फ 1 मिनट पहले साध्वी जी का रुख कर लेते हैं। साध्वी जी, जिस तरह से सनातन परंपरा को ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष के द्वारा हमेशा जन कल्याणकारी वो फैसले दिए जाते हैं जो कि स्वागत योग्य होते हैं। कल का दिन हंगामे का भरा रहा है, लेकिन 14 संसदीय उस प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जो कि मुस्लिमों के हित को लेकर है। लेकिन ऐसे में हमेशा मुस्लिम को आज भी वो स्थितियां नहीं देखी जा रही हैं कि भाई उनके हितों को लेकर के सत्ता पक्ष ने यहां पैरवी की है। तो इसके पीछे कितनी छोटी सोच का उजागर होना मान सकते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही छोटी सोच है और इनको आगे बढ़ने से हमेशा विपक्ष ने रोका है और रोकते ही रहेंगे, क्योंकि इनका मुस्लिम वोट बैंक सुरक्षित है। लेकिन जैसे शबनम जैसी वीरांगना महिलाएं अगर बाहर आएंगी तो इनके बच्चे पढ़े लिखे शिक्षित निकलेंगे और उनको ये समझ में आएगा कि कहाँ मेरे साथ शोषण हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है। तो ऐसी वीरांगनाओं को तो हम नमन करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात इन्होंने चैनल पर बोला है जहाँ हजारों लोग सुन रहे हैं।
तो ये जो चीजें अब हमारे भारत के लिए आ रही हैं, जो महिलाएं आ रही हैं, जो इनके पास अब चीजें हैं अनुभव की, या जब ये अपना शेयर करेंगी तो हमारी समझ से इन लोगों का जो शोषण हो रहा था वो बंद हो जाएगा, और हो रहा है, बंद भी हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग आगे आ रहे हैं, बहुत सी महिलाएं भी आगे आ रही हैं। तो अब हम जहां तक समझते हैं कि इनका शोषण होना बंद हो रहा है, और जो राजनीतिज्ञ लोग रोटी सेकते थे वो परिणाम भी इनको दिल्ली में मिल चुका है। तो अब हमारी समझ से जो हमें लगता है कि अब समझदार हो रहे हैं मुसलमान, जैसे पहले हिंदू एकदम गंवार थे, अब धीरे धीरे वो भी लाइन पर आने लगे और आ ही गए। तो अब समझदारी ये है कि हम अगर कानून को जानने लगेंगे, कानून को समझने लगेंगे, कानून की चीजें हमारी समझ में आने लगेगी, तो हम कानूनी रास्ते पर चलने लगेंगे, हमें फिर संविधान भी समझ में आने लगेगा और कोर्ट कानून भी समझ में आने लगेगा। तो ये प्रस्ताव जो शबनम जी ने रखा है ये तो सराहनीय है। बाकी जो चल रहा है वो चीजें आज नहीं कल तो बिल पास होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर जनता जनार्दन चाह जाएगी और सांसद चाह जाएंगे तो होगा ही होगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे साध्वी जी। रीना जी, आपसे थोड़ा कानूनी प्रक्रिया के बारे में, इस पूरे वक्फ को समझना चाहूंगा। जिस तरह से सत्ता पक्ष का मान लिया जाए उसने प्रावधान को रखा, हालांकि जेपीसी बैठक हुई, कमेटी को गठित किया गया, सभी पक्षीय दल और इसमें तमाम वो लोग शामिल किए गए जो बुद्धिजीवी रहे, सुझाव भी उनके लिए गए, लेकिन हालांकि वो कह रहे हैं कि उनको समय नहीं दिया गया। ठीक है, वो राजनीति का विषय है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जिस तरह से वक्फ के नाम पे अवैध संपत्तियों को नाम दे दिया जाता था और उस पर अपना मालिकाना हक ले लेते थे, बूढ़े बुजुर्गों की याद और उनकी विरासत को अपना मान लेते थे बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। अगर वक्फ बिल लागू होता है तो क्या ऐसे में मुस्लिमों के लिए जीवन का खतरा बनेगा या वो और आसान हो जाएगा? देखिए, ये जो एक आम मुस्लिम नागरिक है उससे वक्फ बोर्ड को कोई फायदा नहीं है जी। एक जो बाबर बने बैठे हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर, जैसा कि शबनम जी ने कहा और फिर से बताया उस चीज को कि देखिए, एक जो आम मुस्लिम है और जो मुस्लिम परिवार है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा। और दूसरा, जो वक्फ बोर्ड की मेजोरिटी ऑफ लैंड है किसी परिवार की या पुश्तैनी बाप दादा की नहीं चली आ रही है। ये एक लैंड ग्रैबिंग का एक टूल है कि अगर कहीं पे कोई खाली जगह मिली है तो बना दिया। हरियाणा में, मेवात में कुछ पूरे के पूरे गांव को वक्फ लैंड डिक्लेयर कर दिया, जहाँ पे हिंदू परिवार रह रहे और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में के पुश्तैनी घर है, पिछले 100 साल का जो डाटा है उनके बाप दादा का हिंदू परिवारों का वो तहसील में दर्ज है। उसके बावजूद भी पूरे के पूरे गांव को वक्फ का विलेज वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। महाराष्ट्र में ऐसा, तो देखिए ऐसा ही एक तो बिल्कुल नहीं कि उनका है। दूसरा, जो जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक जो स्टैम्प ड्यूटी वेजन और दूसरा पेमेंट्स को लेकर के अब आपने यहाँ पे एक्ट है 1995 का, उसके अंदर एक क्लियर प्रोविजन है कि अगर आपको वक्फ से रिलेटेड कोई भी आपकी डिस्प्यूट है। रीना जी, आपकी आवाज ना थोड़ा सा वीक हो रही है, प्रयास करिएगा थोड़ा नेटवर्क को लेकर। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसको आप चैलेंज करने के लिए सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में आना पड़ेगा। और वक्फ ट्रिब्यूनल में जितने भी हैं वो सभी एक ही धर्म के लोग हैं। तो यहाँ पे अब जो अमेंडमेंट होगी और जो प्रपोज की हुई है उसमें ये भी है कि नॉन इस्लामिक मेंबर को भी रखा जाएगा, एसडीएम वहाँ पे होगा, वो पहले सारी चीजों को जांच करेगा और रेट्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट होगा कि सपोज अगर एक जिले में प्रॉपर्टीज हैं तो उसको पहले एनालाइज किया जाएगा कि उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा कि कैसे ओनरशिप आई, उसमें ऐसा नहीं है। और दूसरा देखिए, जो वक्फ का मतलब है उसका मतलब है दान करना, डोनेट करना, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको टूल बना लें। और दूसरा हमारे, लेकिन रीना जी, दान करने के लिए भी तो एक चैरिटी होती है या एक कुछ पुख्ता कागजात होते हैं जिसको आप दिखा सकते हैं, या सिर्फ मुंह बोले दान देने से भी उसको मान्यता प्रदान की जाएगी? वक्फ के अंदर, एग्जिस्टिंग वक्फ एक्ट के अंदर से मुंह बोला ही था जी कि इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है। और दूसरे शुभम जी, एक बहुत बड़ी बात यह है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हिंदुस्तान के अलावा कहीं वक्फ कोड नहीं है। यूएई वगैरह में आप जाइए, सऊदी अरेबिया में जाइए, कहीं पे भी जाइए, कहीं पे वक्फ कोड नहीं है। तो ये जो वक्फ कोड है ये एक सोची समझी साजिश थी कि देश को कैसे तोड़ा जाए। एक ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा था कि देश को कैसे तोड़ा जाए। पहले आपने 1947 में धर्म के नाम पे देश का बंटवारा किया, बिल्कुल। फिर उसके बाद किसी कारणवश बांग्लादेश, वो भी धर्म के नाम पे गया, आज वहाँ पे देखिए क्या है।
और आज यहाँ पे वक्फ बोर्ड, अगर अब सरकार ये डिसीजन नहीं लेगी तो कल को हमारे देश का, हमारे सनातन धर्म का तो एग्जिस्ट कोई रह नहीं जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरकार आज कर रही है वो बिल्कुल संविधान के हिसाब से कर रही है, बिल्कुल संविधान के दायरे में ही उन कार्यों को किया जा रहा है। शबनम जी, आपका ऐसे में क्या मानना है? समाज सेवा भाव से आपने देखा है, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या अन्य धर्म हो, लेकिन सरकार सभी धर्मों को मान्यता देते हुए सभी को एक समान लाने का प्रयास करती है, और जो कि वक्फ बिल में भी देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में मुस्लिमों को कितना जागरूक होने की आवश्यकता है, और अगर इस तरह से वक्फ को लेकर के बिल को अगर पारित किया जाता है तो क्या सहमति देना उनका औचित्य हो सकता है? शबनम जी, आप ना अनम्यूट कर दीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शुभम भाई, मैं हमेशा इनके लिए एक चीज बोलती हूँ, माफी के साथ, ये जो चंगू मंगुओं ने मुसलमानों पे कब्जा किया हुआ है, उनके दिमाग पे कब्जा किया हुआ है, हमेशा उनको इसी तरह से भड़काते हैं कि इस्लाम धर्म पे खतरा आ गया। इस्लाम धर्म पे क्यों खतरा आएगा? इस्लाम धर्म खुद प्रोग्रेसिव धर्म है, आगे बढ़ाने की बात करता है। प्रोफेट मोहम्मद इतने 1400 साल पहले कह कर गए हैं, बेटियों को पढ़ाइए, बेटियां सर का ताज है, आपको शिक्षा के लिए चाइना जाना पड़े वहां जाइए। उन्होंने तो हमें एक बड़ा विजन दिया, लेकिन इन्होंने अपने निजी फायदों के लिए ये जो मुल्ला जितने भी थे जी, उन्होंने लगाई टोपी, दाढ़ी, और कांग्रेस पार्टी के मुल्ला बनकर उन्होंने जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया उससे मुसलमानों को दिग्भ्रमित कर दिया। आज मुसलमान जागरूक हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुसलमान अपने सवाल पूछने लगा है, बताइए वक्फ के नाम पर हमारे लिए क्या किया। तो ये आप जागरूकता की तरफ आगे बढ़ते देख रहे हैं, और थोड़े दिन बाद हर मुसलमान, आप जमीन पे मुसलमानों से बात करिए, वो कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राम मंदिर के लिए मैं तो दिल्ली से अकेले पैदल अयोध्या यात्रा करके आई हूँ 700 किलोमीटर। तो ये मुसलमान बदल रहा है, ये मुसलमान लेकर आ रहा है कि हम तो भारतीय मुसलमान हैं। ये लोग अभी भी उन्हें फंसाना चाहते हैं ताकि इनकी राजनीति बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि मुस्लिमों के कंधे पर रख करके विपक्ष अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहता है। जी ठीक है। साध्वी जी, आपने भी अभी सुना है शबनम जी ने कितनी अच्छी बात कही है। उनका कहना है भले ही वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती हैं, लेकिन आस्था और विश्वास एक इंसानियत की परंपरा में आता है। अगर उसका विश्वास राम से है तो बिल्कुल वो मंदिर जा सकता है, और सनातन में ऐसे किसी भी तरह कहीं कुरान शरीफ में भी नहीं लिखा है कि आप जय श्री राम। बिल्कुल, और अगर कोई हिंदू, अगर किसी हिंदू की ये मान्यता है कि अगर वो कहीं पर जाकर के चादर चढ़ाना चाहता है तो सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों में जो अभी वक्फ वोट को लेकर के हंगामे की स्थिति विपक्ष दिखा रहा है और मुस्लिमों को हथियार बना रहा है, तो ऐसे में मुस्लिमों को विपक्ष से कितना खतरा मंडरा रहा है? साध्वी जी, साध्वी जी सुन पा रही हैं? खतरा तो इनके ऊपर हमेशा से मंडरा रहा है। खतरा तो हम जहां तक समझते हैं कि जब से भारत आजाद हुआ तब से मुसलमानों को बस खाली अपना एक वोट बैंक ही लेकर के लोग चले हैं। और कष्ट होता है जब अभी पढ़े लिखे लोग भी बोल रहे हैं कि संविधान, तो थोड़ा कष्ट होता है कि अभी इनको इतनी जानकारी है ही नहीं। अरे आप पेपर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, तो आपको तो इतना जानकारी होना चाहिए कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। तो वास्तव में मुसलमान खतरे में है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उसको खतरे में डालने वाले हमारे नेता लोग हैं। और हम जहां तक समझते हैं कि अब धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग, और समझेंगे, आगे आएंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो हम जहां तक समझते हैं कि न उनका इस्लाम खतरे में है, न वो खतरे में है, बस उनको जानने की जरूरत है। जिस दिन वो जान जाएंगे उस दिन सारी उनकी जो एक तरह से शोषण की घटा छाई हुई है वो निकल जाएगी। और ये हम जहां तक समझते हैं कि शबनम जी जैसी अगर 10 महिलाएं आ जाएंगी तो बहुत कुछ आगे हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को आगे करने में महिलाओं का ही हाथ होता है। अगर महिला शिक्षित है तब बच्चे शिक्षित हैं, जबकि महिला शिक्षित है तो बच्चे शिक्षित होंगे। तो यहाँ महिला अगर शिक्षा शुरू हो जाएगी तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है। रीना जी, अगर आपने देखा होगा सनातनियों में गुरुकुल एक ऐसी दिशा होती है जहां बच्चों को, नौनिहालों को उनके भविष्य के लिए परिकल्पना की जाती है और एक अच्छे संस्कारों के बीच में उनका भविष्य संवारा जाता है। ठीक उसी तरह मुस्लिमों के लिए भी मदरसा की नियुक्ति की गई थी। करोड़ों की संपदा मदरसा, लेकिन क्या अब तक अशिक्षित का कारण हो सकता है? सिर्फ क्या ताक पर नियमों को रख करके, मदरसा का नाम दे करके, अपनी संपत्ति को मान करके, बूढ़े बुजुर्गों का नाम दे करके उसको हड़पने की साजिश के तहत में ऐसे में मुस्लिमों की जागरूकता कहां है? ऐसे में उनके बच्चे शिक्षित कैसे हो रहे हैं?
देखिए, जो आपने गुरुकुल का कहा, तो सनातन धर्म में गुरुकुल में तो सबसे पहले यही शिक्षा दी जाती है कि वासुदेव कुटुंबकम, कि जो पूरा है, पूरा परिवार है। और देखिए, सनातन धर्म हमेशा से एक पर्याय रहा है कि इन्होंने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी का शोषण नहीं किया, कभी अत्याचार नहीं किया। तो यहाँ पे अगर आज जो एक वक्फ को लेकर के और जो जेपीसी है, जो सरकार ने ये अभी जो एक पेंडिंग जो मुद्दा है, अगर देखिए, अगर अब सरकार इस चीज में नहीं करेगी तो देश टुकड़ों में बंट जाएगा। और ये जिस दिशा में जा रहा है और जिस तरीके से, और इसका जो सबसे बड़ा जो रूट कॉज है वो कहीं ना कहीं एक जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और जो एजुकेशन है। जैसे भी आपने कहा कि आप मेन स्ट्रीम के साथ जोड़िए परिवारों को। और दूसरा, मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ है, अगर आप उसका डाटा निकाल करके देखते हैं, या वो 80-85 करोड़ लोगों को जो फ्री में राशन दिया जा रहा है, वो कोई धर्म देख करके राशन नहीं दिया जा रहा है, या धर्म देख करके सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है, वो देश के नागरिकों को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आज ये वक्फ बोर्ड को लेकर के भी जेपीसी का है, तो हो सकता है कि सरकार इसमें कुछ ऐसा वो करे कि ठीक है, अभी ये जो आपकी जितने भी वक्फ की जमीन थी, ये हम वेलफेयर के लिए यूज करेंगे, सरकार उसको अपने पास ले आती है, उसको फ्री होल्ड करती है, और किसी न किसी तरीके से वो जिस भी रूप से, सामाजिक रूप से यूज हो सकता है, चाहे वहाँ पे गरीबों के लिए घर बने, बच्चों के लिए स्कूल बने, हॉस्पिटल्स बने। तो देखिए, जो भी है वो एक संविधान के दायरे में और कानून के दायरे में, और वो सभी सर्वधर्म मान्य होगा। ठीक है, बिल्कुल समय भाव है, लेकिन शबनम जी का फाइनल काउंटर ले लेते हैं। शबनम जी, चलिए, ऐसे में वक्फ बोर्ड को लेकर के सत्ता पक्ष भले ही मुस्लिमों के हितों की बात कर रहा है, विपक्ष कह रहा है उसकी बात नहीं मानी जा रही है, असहमति हो रही है, मुसलमानों के लिए दबाव बना जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इस तरह का जो बिल दिया जा रहा है वो मुसलमानों के हित को लेकर नहीं है। ऐसे में अगर पूरी विडंबना देखी जाए तो मुसलमानों के लिए कौन सा पक्ष ज्यादा कारगर होगा, सत्ता पक्ष या विपक्ष? शबनम जी अनम्यूटेड कर दीजिएगा। यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं कर रही हूँ जी, मैं इससे भी इतर और ऊपर बात कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, हम भारतीय मुसलमान हैं, हमारे को देश की प्रगति के लिए कुछ अपनी जिम्मेदारी निभानी है या नहीं जी, या सिर्फ हम जो राशन आएगा वो खाएंगे, 500 रुपए की लाइन में भी लग जाएंगे, हमें जो भी सुविधा मिलेगी सरकार से वो भी लेंगे। यूं तो हम सरकार से हर सुविधा लेंगे, लेकिन जब सरकार हमारे को आगे लेकर आना चाहेगी तो हम मुसलमान बन के बैठ जाएंगे। ये सब छोड़ना होगा, मुसलमानों को थोड़ा आगे बढ़कर देखना होगा कि हमारे हित में क्या है। मुसलमान के नाम पर मोटी मलाई किसने खाई है? मुसलमान, मैं कहती हूँ कि 60-65 साल बाद भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा कहलाते हैं, और इतनी हमारी हितैषी पार्टियां काम करती रही। बिल्कुल शबनम जी, यानी कहा जा सकता है कि जागरूक होने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया साध्वी गीतम्बा जी, रीना एन सिंह अधिवक्ता जी आपका भी, शबनम खान जी आपका भी, और हमारे साथ कुछ देर पहले हाजी नाजिम जी भी जुड़े हुए थे। हालांकि वक्त कम था लेकिन संवाद किया है। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया और विचारों के इस मंथन में आपने कड़ी में हमारे साथ जुड़ने का वो प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार धर्म के इस खास कार्यक्रम में विशेष मुद्दों के साथ यूं ही आपको रूबरू कराते रहेंगे। सिलसिला आप खबरों का जारी रहेगा, बने रहें और देखते रहें टीवी 100।